नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। गोदी मीडिया के बारे में तो आपने चर्चाएं सुनी ही होंगी। चाटुकार पत्रकारिता के बारे में भी आपने बहुत कुछ सुना होगा, क्योंकि आज देश के अंदर गोदी मीडिया बहुत ज़्यादा तादाद में काम कर रहा है। आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक सच्चाई क्या है, क्या आपने कभी इसको देखा? अगर नहीं देखा तो मैं आज आपको दिखाता हूं कि गोदी मीडिया आखिर क्यों कहा जाता है और किसे कहा जाता है। बिकाऊ मीडिया आखिर क्यों और किसे कहा जाता है। चाटुकार पत्रकारिता किसे कहा जाता है। आप ये वीडियो मेरा अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरा देश जल रहा है। देश के अंदर अग्निपथ योजना की वजह से युवाओं में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। युवा सड़कों पर हैं क्योंकि उनके जीवन का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। सरकार ने जिस तरह से सेना के अंदर अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीर बनाने का जो ये एक प्रोपोगंडा कहूँ या योजना कहूँ या धोखा कहूँ या विश्वास की पटकथा कहूँ जो लिखी है, इससे लेकर के युवा आक्रोशित है। और उस आक्रोश को शांत करने के लिए सरकार चाहती है कि इसका प्रचार प्रसार हो, इसकी खूबियों को लोगों के बीच में ले जाया जाए और मीडिया के माध्यम से भी प्रयास किए जाएं कि युवाओं को समझाया जाए और इनको समझाने के लिए युवाओं का ही इस्तेमाल किया जाए। कुछ युवाओं को लिया जाए, उनके विचारों को जाना जाए और तोड़ मरोड़ कर जैसे भी बना करके उन्हें पेश किया जाए, ताकि युवाओं की बातें माने और उन्हें लगे कि ये योजना हमारे भविष्य के लिए, उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए अच्छी हो सकती है। इसी कड़ी में डीडी न्यूज़ का नाम तो आपने सुना होगा। डीडी न्यूज़ कोई छोटा चैनल तो है नहीं। डीडी न्यूज़ ने कुछ युवाओं के विचार लिए और उन विचारों को अपने ट्वीट के माध्यम से और अपने अन्य माध्यमों से जनता में प्रसारित और प्रचारित किया और उसमें दिखाया गया कि युवा क्या कहता है। तो आइए सबसे पहले मैं एक युवा के विचार आपको दिखाता हूं। पहले ये फोटो देखिए जो आप इधर देख रहे हैं, और ये हैं दिव्यम श्रीवास्तव बाराबंकी से, यानी बाराबंकी के दिव्यम एक युवा हैं और ये बताते हैं डीडी न्यूज़ को कि भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिससे नौजवान सेना में शामिल हो सकेंगे और अपना उज्जवल भविष्य बना सकेंगे। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं दिव्यम श्रीवास्तव बाराबंकी से, और ये खबर छापी है डीडी न्यूज़ ने, ट्वीट किया गया इसको। अब इसके साथ एक और फोटो देख लीजिए, ये वाला। इसमें डीडी न्यूज़ ने एक और खबर छापी है, और ये खबर छापी है उन्होंने अभिमन्यु वर्मा जौनपुर से। अभिमन्यु वर्मा अपने विचार दे रहे हैं और जौनपुर से ये खबर लगी है। ये कहते हैं, मैं पिछले कुछ सालों से सेना की तैयारी कर रहा था। 2 सालों से भर्ती न होने से लगने लगा था कि मेरा सपना अधूरा रह जाएगा, पर अब भर्ती प्रक्रिया में छूट मिलने से मैं काफ़ी खुश हूँ। अभिमन्यु वर्मा जौनपुर। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये जौनपुर से है, और ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये बाराबंकी से है। ये 2 अलग अलग शहर हैं और ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं और ये 2 अलग अलग विचार हैं, लेकिन इसे लिखने वाला, इसे ट्वीट करने वाला डीडी न्यूज़ है। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, क्या गलत बात है? आप कैसे कहें कि ये गोदी मीडिया की पराकाष्ठा है, चाटुकारिता की पराकाष्ठा है? तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए कि जहां दिव्यम श्रीवास्तव ने बाराबंकी में खड़े होकर ये अपने विचार प्रकट किए और डीडी न्यूज़ के पत्रकार ने इनके व्यू लिए, इनका फोटो खींचा बाराबंकी में खड़े होकर के। वहाँ इनके पीछे एक पेड़ था, इनके पीछे एक बिल्डिंग, दरवाज़ा जो भी आपको दिख रहा है, यानी आप इनके बैकग्राउंड पर ध्यान दीजिए। और यही ध्यान दीजिए आप अभिमन्यु वर्मा जो जौनपुर में अपना विचार देते हैं। कितनी दूरी जौनपुर और बाराबंकी के बीच में है, लेकिन दोनों के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो एक ही जैसा है। एक ही जगह पर दोनों लोगों के विचार लिए गए, यानी ये दोनों दोस्त हैं, एक साथ खड़े होंगे, एक ही जगह विचार लिया गया, लेकिन अलग अलग दिखाने की कोशिश की गई कि बाराबंकी का युवा क्या सोचता है और जौनपुर का युवा क्या सोचता है, अभिमन्यु वर्मा क्या सोचते हैं और दिव्यम श्रीवास्तव क्या सोचते हैं। ये इतना बड़ा प्रमाण है गोदी मीडिया को गोदी मीडिया बनाने का, ये इतना बड़ा प्रमाण है चाटुकार पत्रकारिता का कि इससे बड़ा प्रमाण हो नहीं सकता। इतनी बड़ी गलती सरकार की फजीहत कराती है। ये पहली बार हो रहा हो ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कई बार
उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनकी फजीयत हुई। आपने देखा होगा कि चाइना की तस्वीर लगा करके वहाँ का विकास दिखाया गया। मोदी जी के साथ ऐसा हुआ। यानी केंद्र सरकार की बात हो, राज्य सरकार की बात हो, बड़े बड़े विज्ञापनों की बात हो, इन लोगों को इतना भी अंदाजा नहीं लगता इस गलती का कि ये गलती करते हैं, लेकिन इनकी गलती पकड़ी जाती है और तभी ये गोदी मीडिया कहलाती है। अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि अलग अलग तर्कों के माध्यम से, अलग अलग तरीकों से आप अग्निपथ योजना को युवाओं के भविष्य की योजना बता करके युवाओं को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवा है कि वो कहीं ना कहीं गुस्से से उबल रहा है। ये आंदोलन कब खत्म होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से उन युवाओं से अपील भी करते हैं, उनकी भावनाओं की कदर भी करते हैं और अपील करते हैं कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा के हम खिलाफ हैं, लेकिन आंदोलन होना चाहिए और एक सही तरीके से, संयमित तरीके से, शांति के तरीके से आपको अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि युवा जो सोच रहा है, युवाओं के साथ जो समस्या है, युवा अच्छी तरह से इस बात को समझ रहा है। अगर नहीं कोई समझ रहा है तो वो है सरकार। सरकार युवाओं को बेवकूफ़ समझती है, सरकार किसानों को बेवकूफ़ समझती है। अगर मैं इसी योजना को लेकर के आम साधारण तरीके से आने वाली उन समस्याओं पर बात करूं तो बहुत सारे ऐसे आधार हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो इस योजना को गलत ठहराती है। वैसे तो बड़े बड़े एक्सपर्टों ने भी, बहुत सारे लोगों ने भी इस योजना के बारे में बातें की। मैं टीवी पर देख रहा था कि भारत सरकार के ही एक मंत्री, भारत सरकार के ही एक बड़े नेता विपक्ष के नेताओं से पूछ रहे हैं कि आप 5 ऐसी कमियां बता दीजिए कि इसमें क्या कमी है, और उन्होंने उससे सवाल किया कि 5 आप ऐसी अच्छी बात बता दीजिए कि इसकी अच्छाई क्या है। तो वो अच्छाई बताने को तैयार नहीं है, लेकिन बुराइयों की लाइन लगी है। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक बात करूं कि इस योजना के तहत 21,000 रुपये देने की बात हो रही है, 4 साल तक नौकरी देने की बात हो रही है, 4 साल के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा, 12 लाख रुपये देकर के आपको घर भेज दिया जाएगा। पहले आपको 30,000 मिलेगा, फिर आपको 35,000 मिलेगा और फिर आपको 40,000 मिलेगा। सैलरी की बात की जा रही है और आपको रोजगार देने की बात की जा रही है। मैं उस वास्तविक स्थिति से आपको रूबरू कराना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस सेना की नौकरी को पाने के लिए एक युवा 4 से 5 साल लगातार कड़ी मेहनत करता था, अपने आप को तैयार करता था सेना के लिए, सुबह 4 बजे जाकर के दौड़ लगाता था और यह काम शुरू करता था 14 साल की उम्र से, 13 साल की उम्र से, 12 साल की उम्र से, कि जब वो 17-18 साल का होगा तब उसे सेना के लिए अपने आप को तैयार करना होगा और सेना में भर्ती होगा और जीवन भर उस देश के लिए जिएगा और मरेगा। इस मानसिकता के साथ 14 साल की उम्र से वो मेहनत करता था, कड़ी मेहनत करता था। उसको खुराक खिलाई जाती थी, उसके खान पान पर खर्चा किया जाता था। पहले तो ऐसा होता था कि लोग खर्चा नहीं करते थे, बागों में, जंगलों में जाकर के एक्सरसाइज करते थे और रास्तों पर, गंदे रास्तों पर, गलत रास्तों पर जाकर के, मिट्टी भरे रास्तों पर जाकर के दौड़ लगाते थे। लेकिन स्थितियां बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं। आज देश के अंदर जो मिलिट्री की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए बड़े बड़े कोच हो गए हैं, इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, जाके वहाँ कोचिंग करते हैं, बहुत सारी फीस देते हैं, कोच रखे गए हैं और कई लाख रुपए एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को सेना के लिए तैयार करने पर लगा देता है, इसी भाव से कि वो सेना में जीवन भर जाकर के देश की सेवा करेगा। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि 4 साल की नौकरी पाने के लिए वो पिछले 4-5 साल से जो तैयारी करता था, खर्चा करता था, मेहनत करता था, क्या अब भी उस 4 साल की नौकरी के लिए उतनी कड़ी परिश्रम, उतना कठिन मेहनत वो करेगा? उतनी अपने शरीर को खान पान के लिए खर्चा करके तैयार करेगा? मुझे नहीं लगता कि 4 साल की नौकरी के लिए कोई भी व्यक्ति लगातार 4 साल तक कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार होगा। निश्चित रूप से उसके उत्साह में कमी आएगी, क्योंकि उसको पता नहीं रहेगा कि उसकी जॉब मिलेगी, सेना में जाएगा, लाइफ टाइम के लिए जाएगा, 4 साल के लिए जाएगा। सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो युवा अपने आप को सेना के लिए तैयार करता था, वो शायद अब इस योजना की वजह से अपने आप को 4 साल पहले से तैयार नहीं करेगा। और अगर मैं इसके कंपैरेटिव अगर मैं बात करूं होमगार्ड की, जिसको नौकरी नहीं माना जाता, उसमें लोग जाना नहीं चाहते, अगर कम सैलरी भी हो फिर भी मिलिट्री में जाना, देशभक्ति के लिए जाना पसंद करते हैं, लेकिन होमगार्ड में जाना लोग पसंद नहीं करते। आज आपने मिलिट्री को होमगार्ड से और नीचे बना दिया। होमगार्ड की भी तनख्वाह 25,000 रुपये महीने है,
लाइफ टाइम की नौकरी मिल जाती है, घर पर रह के कर लेता है, अपने माँ बाप की सेवा कर लेता है, अपने पत्नी बच्चों के साथ रह लेता है और पार्ट टाइम में अपनी खेती कर लेता है, अपने रिश्तेदार और दोस्तों के बीच में रह लेता है, वो भी 25,000 रुपये महीने लेता और लाइफ टाइम की नौकरी करता है। और यहाँ 4 साल के लिए एवरेज अगर लगाया जाए तो 25-26 हज़ार महीने के लिए 4 साल के लिए जाएगा, परिवार को छोड़ेगा, 4 साल पहले से भर्ती होने की मेहनत करेगा। आप किसको समझा रहे हैं? क्या ये बात युवा को समझ नहीं आ रही है? क्या युवा इसको नहीं जानता है कि कितना बड़ा धोखा उसके साथ किया जा रहा है? या आप उसे रिटायर हो जाने के बाद नौकरी की गारंटी दे रहे हैं? क्या भरोसा है कि 4 साल करके आने के बाद उसको एक नई नौकरी मिलेगी? आप कह रहे हैं उसको 12वीं का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। आप उसे सर्टिफिकेट दे देंगे, 12वीं का दे दीजिए, आप ग्रेजुएशन का दे दीजिए, लेकिन क्या उसके पास वो योग्यता होगी? क्या उसके पास उस समाज का अनुभव होगा? मिलिट्री में जॉब करने के बाद एक व्यक्ति आम सामाजिक स्तर से कट जाता है, सामान्य लोगों से कट जाता है, वो एक विशेष व्यक्ति हो जाता है, विशेष विचार में रहता है। और जो व्यक्ति समाज से कट जाता है, जो व्यक्ति आम साधारण लोगों के बीच में नहीं रहता है, वो किसी भी तरह से व्यापार भी नहीं कर पाता। इसीलिए जितने भी फौजी रिटायर होकर के आते हैं वो आकर के व्यापार करने की कोशिश करते हैं। 99% फौजी अपनी ईमानदारी के कारण, अपनी सत्यता और निष्ठा के कारण और उस समाज की छल कपट भरी उन नीतियों से बचे रहने के कारण वो सफल नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं। मात्र 1 से 2% फौजी ही आकर के रिटायर होकर के किसी बिजनेस में या किसी काम में सफल हो पाते हैं। ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो काम है, ये जो समाज है, ये अलग तरह से काम करता है और जो सेना के अंदर लोग रहते हैं उनकी विचारधारा और वो सब अलग हो जाती है। सोचने का विषय है। ये बात आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये युवा नहीं जानता? उस युवा से क्या आपने दर्द जाना है जो गांव में रहता है, गरीबी से, किसी भी तरह से मुश्किलों के साथ रात दिन दौड़ लगा के अपने शरीर को 4-4, 5-5 साल लगा करके तैयार करता है और केवल इस सब मेहनत के पीछे उसका एक ही ड्रीम होता है, एक ही टारगेट होता है, एक ही एम होता है कि उसे सेना में जाकर के देश की सेवा करनी है और अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कितना पैसा मिलेगा, उसे नहीं फर्क पड़ता शहादत के बाद उसको कितना पैसा दिया जाएगा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि उसे आजीवन देश के लिए मर मिटने की जो जुनून है, जो जोश है, उसको लेकर के वो 4-4 साल, 5-5 साल नंगे पैर ठंड के में, गर्मियों में दौड़ लगाकर अपने शरीर को सशक्त बनाता है सेना के लिए। मेरा यही सवाल अंत में आपसे भी है, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या 4 साल की नौकरी के लिए 12, 14, 15 लाख रुपए के लिए कोई व्यक्ति अपने आप को 4 से 5 साल अपने शरीर को तैयार करेगा? अरे बेहतर होगा इससे तो किसी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में चला जाएगा, किसी होमगार्ड की नौकरी में चला जाएगा। खैर, बातें बहुत हैं, अलग अलग हैं। सरकार अब इस योजना को लेकर समझाने का प्रयास करेगी और युवाओं का जो गुस्सा है, आक्रोश है, ये भी देखने को मिलेगा। अंत में निर्णय क्या होगा? क्या सरकार युवाओं को समझाने में सफल होगी या ये युवा सरकार को बैकफुट पर ला करके इस नियम को, इस योजना को वापस कराने में सफल होंगे? देखना होगा। हमारी नज़र बनी रहेगी। जुड़े रहिए सत्य हुंकार के साथ और देखते रहिए। अभी आपसे लेते इजाजत। नमस्कार।